गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री की मिस्ट्री को समझेंगे और ये सोल्यूशन पार्ट 3। इससे पहले भी हम लोग 2 पार्ट में मतलब सोल्यूशन चैप्टर का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग उस 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में जो 3 टाइप्स ऑफ इम्पोर्टेंट सॉल्यूशंस है, उसमें फर्स्ट जो सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन, उसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पिछली वीडियो में मेंशन कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा एक कंपोनेंट, सपोज कीजिए कि ये ए है, दूसरा कंपोनेंट बी, जिससे हमारा सॉल्यूशन तैयार हो रहा है। दैट मीन्स के बोथ कंपोनेंट आर लिक्विड। आप कह सकते हैं कि इसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों लिक्विड होगा। दैट मीन्स के आप ये भी कह सकते हैं कि इस तरह के विलयन में विलायक भी द्रव अवस्था में होगा और विलय भी आपका द्रव अवस्था में होगा। तो इसमें 3 कंडीशन आता है। 3 कंडीशन में सबसे पहला कंडीशन ये है कि मिक्सिबल लिक्विड बनेगा, या पार्शियल मिक्सिबल लिक्विड बनेगा, या कंप्लीटली इमिक्सिबल लिक्विड का फॉर्मेशन करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं मिक्सिबल लिक्विड क्या होता है। और मिक्सिबल लिक्विड में आप समझिए कि जब दोनों कंपोनेंट्स, बोथ कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली सॉल्युबल व्हेन they are in similar nature or belongs to same homologous series। क्या मीनिंग है इसका? आप ये समझे कि दोनों कंपोनेंट जो है ए एंड बी, ये एक दूसरे के साथ कंप्लीट रूप से सॉल्युबल होता है, एक दूसरे के साथ कंप्लीटली पूर्ण रूप से ये घुल जाता है। अब घुलने का जो रीजन है, तो वो रीजन आपको देना पड़ेगा कि या तो दोनों कंपोनेंट्स का सिमिलर नेचर होगा, यानी समान प्रकृति होगी, या दोनों एक सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है। सॉलिड एंड सॉल्वेंट बोथ बिलोंग्स टू सेम होमोलोगस सीरीज। तो इसके लिए आप अगर देख सकते हैं, एज फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि वाटर एंड अल्कोहल, तो आपको मालूम है कि वाटर एंड अल्कोहल ये दोनों ही पोलर नेचर का होता है, ध्रुवीय प्रकृति की होती है। इस पे भी आपको पार्शियल निगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट होता है, अल्कोहल में भी आपको पार्शियल निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब ये दोनों पोलर नेचर का होगा, तो डेफिनेटली वाटर एंड अल्कोहल को जब आप मिक्स कर देंगे तो वो कंप्लीटली एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाता है। जैसा आप जानते हैं कि स्पेशली पैक जब बनता है, खासतौर से जो बियर या वाइन या जो पीने वाले होते हैं, तो उन लोगों को देखेंगे कि आप इसमें वाटर मिक्स करते हैं, तो वो वाटर मिक्स करके पैक बनता है। तो क्या मीनिंग है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्सिबल है। तो मिक्सिबल है इसलिए उसका पैक आसानी से बन जाता है। सेकेंड जो ना, इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें कि बेंजीन एंड टॉल्यूइन, जो कि ये दोनों एक ही होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है, सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है। क्या मीनिंग है कि बेंजीन और टॉल्यूइन की स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट जो है ना CH2 का डिफरेंसेस होता है, और दोनों एक सेम सीरीज से जो ना बिलोंग करता है। इसलिए अगर आप बेंजीन को टॉल्यूइन में अगर मिक्स कर दें तो वो भी आपका एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्सिबल होता है, मिक्स हो जाता है। बहुत अच्छे तरीके से ये दोनों आपस में सॉल्युबल हो जाता है। तो ये एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये एक रूल को फॉलो करता है, जिस रूल को हम कहते हैं लाइट डिसॉल्व लाइट। लाइट डिसॉल्व लाइट, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो जैसा है, सॉल्यूट जैसा है तो सॉल्वेंट भी वैसा ही ढूंढता है। अगर सॉल्वेंट जैसा है वैसे अपने सॉल्यूट को चाहता है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं लाइट डिसॉल्व लाइट। अगर पोलर है तो वो पोलर सॉल्यूट है, तो यहाँ देखें कि पोलर सॉल्यूट हमेशा, पोलर सॉल्यूट जो आपका है वो हमेशा कैसा सॉल्वेंट को ढूंढ रहा है? पोलर सॉल्वेंट को ढूंढ रहा है। अगर नॉन पोलर सॉल्यूट है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट को ढूंढता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो पोलर सॉल्यूट होगा वो ऑलवेज पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जो नॉन पोलर सॉल्यूट होगा
वो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में बहुत इजीली और कंप्लीटली सॉल्युबल होगा, और ये सब आपको लाइट डिजर्व लाइन को फॉलो करते हुए कंप्लीटली एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाता है, इसलिए इसको कहाँ रखा गया, मिसिबल लिक्विड। सेकेंड हमारा पार्ट है पार्शियल मिसिबल लिक्विड, जिसको आप कह सकते हैं कि आंशिक रूप से एक दूसरे के साथ घुलता है। तो ये ऐसे लिक्विड, ऐसे सॉल्यूशन बनाएंगे कि जब उसमें देखने को मिलेगा कि व्हेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ वन लिक्विड इज ग्रेटर देन अदर, एक लिक्विड यानी आप कह सकते हैं कि सॉल्यूट या सॉल्वेंट कोई सा भी हम ले सकते हैं, तो सॉल्यूट या सॉल्वेंट के अंदर में जो देखा जाता है कि उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, अंतराणविक बल जो होता है, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो एक किसी सॉल्यूट या सॉल्वेंट का, इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी एक लिक्विड का अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है दूसरे की तुलना में अगर ज़्यादा हो, तो ऐसे कंडीशन में कुछ सॉल्यूट का पार्ट डिजोल्व होगा सॉल्वेंट में और कुछ पार्ट उसका नहीं डिजोल्व होता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम उसकी घुलनशीलता यानी सॉल्युबिलिटी को देखें, तो सॉल्युबिलिटी जो होती है उस कंडीशन में अगर उसकी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्या मीनिंग हुआ कि यहाँ पे आपका जो उस सॉल्यूशन का जो सॉल्युबिलिटी है, यानी उस सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी है उस सॉल्वेंट में, वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगा। ये ध्यान रखना है कि इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्या चीज़, सॉल्युबिलिटी। तो ऐसे केस में उसकी सॉल्युबिलिटी को अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वो इंक्रीज कर देता है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर देखें कि एनिलीन एंड वाटर, एनिलीन एंड वाटर, फिनॉल एंड वाटर, तो एनिलीन को अगर आप पानी में मिक्स करें तो डेफिनेटली वो एकाएक कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होता है, थोड़ा सा घुलता है और थोड़ा सा नहीं भी घुलता है। सिमिलरली अगर हम देखें कि फिनॉल के केस में, तो फिनॉल को भी अगर पानी में आप डालें तो आप मत सोचिए कि वो कंप्लीटली सॉल्युबल हो सकता है, थोड़ा बहुत घुलेगा, बाकी अनडिजर्व कंडीशन में रहता है। तो ऐसे केस में उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कराना है यानी बढ़ाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, उसकी सॉल्युबिलिटी कुछ हद तक जो है, सम एक्सटेंट तक जो है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज कर देती है। और थर्ड केस जो हमारा है वो है इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड में क्या होगा कि दोनों कंपोनेंट, दैट मींस के सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यहाँ लिखा हुआ है, इस चीज को ध्यान से देखिए कि टू कंपोनेंट्स यानी बोथ कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली इमिसिबल। इमिसिबल यानी वो एक सॉल्यूट एंड दूसरा सॉल्वेंट है, तो वो दोनों लिक्विड एक दूसरे के साथ कभी भी किसी भी एक्सटेंट तक वो नहीं घुल पाता है, डिजॉल्व नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आप देखिए कि व्हेन वन लिक्विड इज पोलर एंड अनदर लिक्विड इज नॉन पोलर, क्योंकि उसमें एक अगर सॉल्यूट अगर पोलर है तो सॉल्वेंट आपका नॉन पोलर होता है, यदि आपका सॉल्यूट नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट आपका पोलर नेचर का होता है। तो अगर इस रूल की बात करें कि लाइट डिजॉल्व लाइट की बात करें तो कहानी यहाँ पे फिर आ जाती है कि ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होगा। एज फॉर एग्जांपल अगर इसमें हम देखें कि नॉन पोलर, एज फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आप देखिए कि कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड वाटर, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो आपका नॉन पोलर है, जबकि वाटर जो है पोलर नेचर का होता है। उसी तरीके से क्लोरोफॉर्म एंड वाटर, बिल्कुल क्लोरोफॉर्म भी आपको नॉन पोलर नेचर का होता है और वाटर भी जो ना यहाँ पे पोलर नेचर का होता है। इन दोनों केस में अगर इन दोनों एग्जाम्पल की बात करें तो इन दोनों एग्जाम्पल में वाटर जो होता है वो आपका पोलर नेचर का है। सपोज कीजिए उसको अगर वो सॉल्वेंट है तो यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म ये दोनों नॉन पोलर नेचर का होता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको इमिसिबल टाइप ऑफ लिक्विड में रख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग जो थर्ड पार्ट है वो हमारा गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थर्ड पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, दैट मीन्स कि गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। जो हमारा ये तीसरे नंबर का है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब इसको प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो इस पर हम लोग आएंगे और जो हेनरी लॉ है, हेनरी लॉ के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गैस इन लिक्विड सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट जनरली मान के चलिए कि आप लिक्विड है और यहाँ पे गैस जो हमारा वो है सॉलिड है। तो गैसेज आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड टू लिमिटेड एक्सटेंट इन अदर सॉल्वेंट टू। तो गैसेज जो आता है सामान्यतः देखा जाए तो वो जल में यानी वाटर में वो काफ़ी हद तक सॉल्युबल होता है, लेकिन कुछ हद तक जो है कुछ अंश तक जो है अन्य प्रकार के अदर सॉल्वेंट में भी वो सॉल्युबल होता है। और ये सॉल्युबिलिटी जो होती है वो गैस की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डिपेंड करता है कुछ फॉलोइंग मैटर पे, फॉलोइंग फैक्टर पे। तो वो फैक्टर्स हम लोग देखिए, ये चारों फैक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ गैसेस। तो नेचर ऑफ गैसेस मतलब कि हमारा यहाँ पे अगर देखें कि गैस की नेचर पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है उसकी सॉल्युबिलिटी के। जो गैस इजीली लिक्विफिएबल गैस होगा वो जनरली मोर सॉल्युबल इन कॉमन सॉल्वेंट। क्या मीनिंग हुआ कि वो गैसेज जो आसानी से द्रवीभूत किया जा सकता है, लिक्विफाई किया जा सकता है, वह गैस जो है किसी कॉमन सॉल्वेंट में अगर देखा जाए तो वो बहुत अच्छे से घुलनशील होता है, बहुत अच्छा से घुल जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल आपको इससे पहले वाले क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं कि एनी टाइप ऑफ गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। कब किसी भी प्रकार की गैस को आप लिक्विफाई कर सकते हैं, उसको द्रवीभूत कर सकते हैं। कब? जब हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर जब काम कर रहे का तो वो वहाँ पर वो गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। इवन के यहाँ एयर को भी अगर आप चाहें तो उसको भी लिक्विड फॉर्म में लेके जा सकते हैं। कि अगर एयर को किसी सिलेंडर में रख करके अगर हम हाई प्रेशर पे लेकर के जाते हैं और टेम्परेचर को उसी रेशियो में से धीरे धीरे उसको लो की तरफ लेकर जाए तो वो एयर भी आपका लिक्विड हो जाता है। उसी तरीके से तो जो गैसेस ज़्यादा लिक्विफिएबल होगा वो गैसेस जो है ना वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है किसी लिक्विड सॉल्वेंट के केस में। इसीलिए आपका एलपीजी भी है, आपको वो भी आप देखते हैं कि वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, क्योंकि वो है तो गैसेस लेकिन उसको कहीं ना कहीं हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे ले जा करके उसको लिक्विफाई किया जाता है और वो तब लिक्विड फॉर्म में उसमें फिलअप किया जाता है उस सिलेंडर के अंदर में, ताकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए इजी हो और उस सिलेंडर के अंदर में फिल करना भी हमारे लिए इजी हो जाता है। तो वो लिक्विफिएबल जितना आसानी से लिक्विफाई हो सकता है उतनी ही अच्छे तरीके से वो सॉल्युबल भी हो सकते हैं। सेकेंड पार्ट को अगर हम देखें वो हमारा क्या नेचर ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड यहाँ पे आपका सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी प्रकृति जो जैसी है उसके बारे में आप समझिए कि गैसेस इजीली फॉर्म आयंस इन सॉल्यूशन। गैसेस इजीली फॉर्म आयंस इन सॉल्यूशन आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन अदर सॉल्वेंट। देखिए कोई भी गैस जब अगर आपको कहा जाए कि वो किसी भी सॉल्यूशन में अगर जाता है आसानी से वो टूट करके आयन में चेंज हो जाता है, यानी वो आयन बना लेता है, तो याद रखिए कि वो गैस जो है उस लिक्विड में, यानी आपको वाटर की बात करें कि वाटर में वो बहुत आसानी से और बहुत इजीली सॉल्युबल होता है। कई बार मतलब कि अन्य सॉल्वेंट में वो इजीली नहीं फॉर्म कर पाता है, आयन नहीं बना पाता है, जिसके चलते वो सॉल्युबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि HCl जो है ये हमारा गैस है, HCl ये है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड आपका यहाँ पे गैस है, यहाँ पे आपका वाटर जो आपका लिक्विड है, ये लिक्विड वाटर के अंदर में जैसे ही जाता है तो ये H3O पॉजिटिव एक्वस बना लेता है और क्लोराइड आयन भी एक्वस फॉर्म में चला जाता है। आप कह सकते हैं कि H3O पॉजिटिव जो आपका है वो हाइड्रोनियम आयन, H3O पॉजिटिव को क्या कहा जाता है? H3O पॉजिटिव को हम हाइड्रोनियम आयन के नाम से भी जानते हैं, हाइड्रोनियम आयन। और ये Cl निगेटिव जो आपका है वो क्लोराइड आयन का फॉर्म कर देता है, क्लोराइड आयन, तो क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन कर देता है। तो आप कह सकते हैं कि जो गैस वाटर में इजीली आयनाइज्ड हो जाए वो समझिए कि वो बहुत इजीली जो ना सॉल्युबल भी होता है। तो ये नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है। तो वो सॉल्यूशन के अंदर जो लिक्विड है, दैट मीन्स कि जो सॉल्वेंट है, उसकी नेचर भी आपको रिप्रेजेंट करता है कि इसमें कौन सा गैस
सॉल्युबल है या कौन सा गैस नहीं सॉल्युबल है। थर्ड वन इज द टेम्परेचर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर को अगर आप गैस के केस में, गैस को अगर किसी लिक्विड में डिजोल्व कराते हैं और फिर उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो याद रखिए कि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा इस गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, वो घट जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप उसको गर्म करेंगे तो वहाँ से जो गैसेज है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, वहाँ से वो गैसेज निकल जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोल्ड ड्रिंक को देखें, कोल्ड ड्रिंक को अगर धूप में रखें तो धीरे धीरे अगर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसमें से गैसेस क्या होगा, CO2 उसमें से निकलेगा और CO2 जैसे जैसे निकलता जाएगा वैसे वैसे उसमें कार्बोनिक एसिड का जो क्वांटिटी होना चाहिए वो घट जाता है और वो टेस्टलेस होने लगता है। इसलिए काफ़ी लोगों को गर्म जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो पसंद नहीं होता है, उसे चिल्ड ही चाहिए। क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर होगा, अगर टेम्परेचर घटेगा तो उस गैस की यानी CO2 की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी वाटर में बढ़ती है तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा होने लगता है और वो कोल्ड ड्रिंक जो है वो टेस्टी लगता है। एंड फोर्थ वन इज प्रेशर। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, प्रेशर। याद रखिए कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है गैस की सॉल्युबिलिटी के लिए, खासतौर से। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस किसी लिक्विड में अगर देखा जाए तो वो इसको जो है हम हेनरी लॉ से समझते हैं और ये हेनरी लॉ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो आज के पार्ट का मेन पार्ट अगर कहा जाए तो वो हेनरी लॉ है, जो जिसको हम लोग फिर इसके बारे में डिस्कशन करते हैं हेनरी लॉ को डिटेल्स में। तो अब हम लोग देखते हैं हेनरीज लॉ के बारे में। तो हेनरी लॉ नाम से ही पता चल रहा है कि हेनरी ने ही इस नियम को दिया होगा। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। किसी भी गैस में सपोज कीजिए कि ये हमारे पास लिक्विड है और इसके ऊपर से ये गैसेज है और इससे पिस्टन से अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर जो है ना इसको जैसे ही प्रेस करते हैं तो ये गैसेज धीरे 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 इस लिक्विड के अंदर में डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही ये डिजॉल्व होना शुरू होता है डेफिनेटली पिस्टन जो है ना आपका नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये गैस मॉलिक्यूल्स के डिजॉल्व होने का, इस लिक्विड सॉल्वेंट में डिजॉल्व होने का जो सिस्टम है वो किसके अकॉर्डिंग है? वो प्रेशर के अकॉर्डिंग है कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे इस गैस के मॉलिक्यूल्स इस लिक्विड में डिजॉल्व होगा यानी सॉल्युबल होता चला जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि प्रेशर जो है आपका मतलब कि इसके अंदर में ये जो एक्सटेंट ऑफ गैसेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर ऑन द गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये गैस मॉलिक्यूल्स पे जितना हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उसी रेशियो में उसी डायरेक्टली रेशियो में अगर देखा जाए तो उस लिक्विड के अंदर में वो डिजॉल्व हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे आपको बताया गया है कि कांस्टेंट टेम्परेचर को हम चेंज नहीं करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होता है वो लिक्विड के अंदर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैसेस। लेकिन हम देखते हैं कि मोस्ट कॉमनली जो यूज किया जाता है फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ का जो मोस्ट कॉमन यूज है जैसे आपको बताया गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। तो पार्शियल प्रेशर जो आपका है, पार्शियल प्रेशर जो आपको इसके अंदर में जो दिखाया गया गैस का पार्शियल प्रेशर जो वेपर फेज में है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मोल फ्रैक्शन को यहाँ पे हम x से इंडिकेट करते हैं, पार्शियल प्रेशर को p से इंडिकेट करते हैं। तो चाहे तो आप इसको लिख भी सकते हैं कि यहाँ पे p क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और x क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल अंश इसको कहते हैं। और ये x जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
एक कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे ए और बी से इंडिकेट कर दिया गया है। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे हमारा ए गैस है, बी हमारा लिक्विड है, तो आप कह सकते हैं कि इस एक्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कि इसी को अगर इसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में लेकर के जाए तो वो हमारा इस फॉर्म में लिखा जाएगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। ये पार्शियल प्रेशर गैस के लिए, और ये जो डिजॉल्व होने वाले गैस मॉलिक्यूल्स है वो उसका मोल फ्रैक्शन है, मोल अंश है। तो ये उसके आंशिक दाब के यानी पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे आप यहाँ पे अब इसको समझिए कि ये इस गैस का पार्शियल प्रेशर जो होगा जैसे जैसे बढ़ाएंगे इस गैस के मॉलिक्यूल्स इसमें वैसे वैसे डिजॉल्व होता जाएगा। तो यहाँ पे उसी चीज़ को इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इस फिगर और इस फिगर के अकॉर्डिंग ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया। तो यहाँ पे आप देखें कि जब भी आपको पहले भी मालूम है कि किसी भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम चेंज कर देते हैं मतलब मैथमेटिक्स के रूप में, तो वहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट डालते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि P इज इक्वल टू KH इंटू X कर दिया। यहाँ पे KH क्या है, ये हेनरी लॉ कांस्टेंट है, हेनरी कांस्टेंट कह सकते हैं इसको, हेनरी कांस्टेंट। ये हेनरीज कांस्टेंट है और X ऑलरेडी बता चुके हैं कि वो मोल फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे इसी चीज को हम इस फॉर्म में, एक्चुअल में आपका एनसीईआरटी बुक में यही दे रखा है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस बात को कि इसको ये X को इस फॉर्म में हमने चेंज कर दिया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड। तो ये इस फॉर्म पे एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। जहाँ दिक्कत होगी वहाँ मुझे बताइए। एनसीईआरटी में ये इस पे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में इस पे ही क्वेश्चन बनता है। तो ये इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अगर इसी हेनरी लॉ को ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहाँ पे इस गैस का पार्शियल प्रेशर है और यहाँ इस लाइन पे हमने मोल फ्रैक्शन ले लिया, तो याद रखिए कि ये ऐसे ही आपका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ में प्लॉट मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो ये हेनरी लॉ का याद रखिए कि हेनरी लॉ का एप्लीकेशन बहुत ज़बरदस्त है। इसके कुछ लिमिटेशंस भी है, कुछ कमियां भी थी, तो इस लॉ के बारे में, तो उस कमियों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हमारा एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आज पूरी दुनिया में ये जो सोडा वाटर है और कोल्ड ड्रिंक का फॉर्मेशन है इस हेनरी लॉ को फॉलो करके ही बनाया जाता है। तो उसके बारे में हम लोग अब देखते हैं, लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन। तो अब हम लोग जो है थोड़ा सा हेनरी लॉ के लिमिटेशंस के बारे में और एप्लीकेशंस के बारे में समझते हैं, क्योंकि कई बार इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको तैयार रहता है। तो सबसे पहले हेनरी लॉ का लिमिटेशन जो है ना वो क्या है, आप जानिए कि हेनरी लॉ इज एप्लीकेशन एप्लीकेबल ओनली व्हेन, पॉइंट नंबर 1 पे अगर आप देखें तो प्रेशर ऑफ गैस इज नॉट टू हाई एंड टेम्परेचर इज नॉट टू लो। मतलब कि ये हेनरी लॉ बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे और बहुत कम टेम्परेचर पे ये आपको लागू नहीं हो पाता है। तो ये उसकी लिमिटेशन है। तो आप कह सकते हैं कि ये उसकी लिमिटेशन है, क्योंकि टेम्परेचर हम जितना घटाते चले जाते हैं या प्रेशर हम जितना हाई लेवल पे लेके जाते हैं तभी हमारा हेनरी लॉ काम करता है, लेकिन यहाँ पे ये काम नहीं करना बंद कर देता है। तो ये इसकी लिमिटेशन कह सकते हैं, ये इसका मतलब कि क्या कह सकते हैं, इसका थोड़ा बहुत ड्रॉबैक भी कह सकते हैं। हालांकि हमारा अधिकार नहीं है ड्रॉबैक कहने का, तो उसको लिमिटेशन में ही रख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट पे अगर हम देखें कि गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज। गैस जो है ना कभी भी जो है किसी तरह से उस गैस के केमिकल चेंजेस नहीं होने चाहिए, तभी जाकर के जो है आपको हेनरी लॉ फॉलो करेगा। अगर हो जाता है तो ये हेनरी लॉ काम करना दिक्कत कर देगा। तो गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंजेस, ये भी आपका एक लिमिटेशन में आता है। गैस शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन।
गैस जा करके अगर किसी सॉल्वेंट के साथ में या तो एसोसिएशन कर लेता है या डिसोसिएशन कर लेता है तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हो जाता है तो फिर वो आपका मतलब कि ये ना होना ये आपके लिमिटेशन का केस बन गया। तो नेक्स्ट हमारा जो है एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन वगैरह से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द ब्लड इन ह्यूमन दैट फॉलो द हेनरी लॉ। आप देखें कि हमारे बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन लंग्स के अल्वियोलाई में रहता है और जैसे ही जो ना प्रेशर उसका हाई हो जाता है तो फिर वो धीरे धीरे जो ना डिफ्यूज करके वो ऑक्सीजन ब्लड में चला जाता है। तो वहाँ पे भी ये आपको हेनरी लॉ काम करता है, हेनरी लॉ का एप्लीकेशन वहाँ पे भी आपको दिख जाता है। यहाँ तक जो है अगर आप देखें कि जितने भी कोल्ड ड्रिंक एंड सॉफ्ट ड्रिंक भी कह सकते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जनरली जो ना हम वाटर हमारा क्या होता है, लिक्विड होता है, ये गैसियस फॉर्म में है, ये हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये हाई प्रेशर पे ले आकर इसको डिजोल्व करा देते हैं और डिजोल्व कराने के बाद हमारा एक कंपाउंड फॉर्म करता है H2CO3, जिसको आप कार्बोनिक एसिड कह सकते हैं। कार्बोनिक एसिड ये कार्बोनिक अम्ल है और यही कार्बोनिक एसिड के कारण अगर आप कह सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट थोड़ा कड़वा लगता है, वो चीज़ें आपके सामने रहता है। तो हम नेक्स्ट एप्लीकेशन इसका देखें कि अवॉइड टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड, कि ब्लड के अंदर में नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रभाव है वो बहुत टॉक्सिक प्रभाव है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस फीलिंग करता है, उसको अवॉइड करना होता है। और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो स्कूबा डाइवर होता है, जो समुद्र के बॉटम तक जाता है या किसी रिवर में वो टैंक लेकर के स्कूबा डाइवर जो है ना जंप करता है और जंप करने के साथ जो है ना एकदम से बॉटम में जा कर के जो भी प्रॉब्लम होता है उसको शॉर्ट आउट करता है। तो उसके टैंक जो स्कूबा डाइवर जो होता है वो जो टैंक यूज करता है उस टैंक को एयर के साथ उसको फिल किया जाता है, लेकिन उस एयर को याद रखिएगा कि हीलियम द्वारा डाइल्यूट किया जाता है, हीलियम के द्वारा डाइल्यूट किया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे स्कूबा डाइवर डेप्थ में जाएगा वैसे वैसे उस पर प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज करता जाता है। और उस कंडीशन में अगर मान लेते हैं कि उसके बॉडी के अंदर में जो नाइट्रोजन चला जाता है और नाइट्रोजन ब्लड वेसल्स में जा करके कहीं कहीं जगह जगह पे आपको बबल फॉर्म करता है। अगर वो बबल फॉर्म कर गया तो उस तरह की बीमारी को बेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बेंड्स कहा जाता है। लेकिन उसको अवॉइड करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए हम ये कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। उस टैंक के अंदर में हीलियम 11.7%, नाइट्रोजन 56.2% एंड ऑक्सीजन 32.1% का मिश्रण बना करके मिक्सचर बना करके उस सिलेंडर के अंदर में कंप्लीटली फिल किया जाता है। और नेक्स्ट जो हमारा एप्लीकेशंस है कि अगर कोई जो माउंटेन क्लाइंबर होता है, जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, तो वो ऐसे बहुत हाई एल्टीट्यूड पे जब जाता है तो याद रखिए कि जब जमीन लेवल से जब ऊपर की ऊंचाई तक जाता है तो एयर का प्रेशर धीरे धीरे लो होने लगता है। तो जैसे ही प्रेशर लो हो जाता है हाई एल्टीट्यूड जाने के बाद, तो ब्लड के अंदर में जो ऑक्सीजन है वो उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। और कम होने के कारण जो है ना क्लाइंबर जो है काफ़ी कमज़ोर फील करता है, क्योंकि जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो डेफिनेटली उसके बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन कम हो जाएगा। एनर्जी फॉर्मेशन कम हो जाएगा तो वो क्लाइंबर जो है आपको कैसा फील करेगा भाई? बिल्कुल कमज़ोर फील करेगा। वो बिकम वीक एंड देन अनेबल टू थिंक क्लियरली। वो अपने आप को किसी चीज़ के बारे में सोच नहीं सकेगा।
क्योंकि उस माइंड को, जिस माइंड से आप सोच रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उस एनर्जी के लिए आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि जैसे जैसे हाई अल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, वो वहाँ पे जाने के बाद ऑक्सीजन का डिमांड हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ऐसे केस में वो बहुत परेशान हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पाता और न कुछ सोच पाता है। तो ऐसे सिम्टम्स को, ऐसे केस को हम एनॉक्सिया के केस से जानते हैं, एनॉक्सिया डिजीज के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये हेनरीज लॉ का लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशंस, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हम लोगों ने जो मैथमेटिकल फॉर्म देखा है, वो भी आपने इम्पोर्टेंट है। और ये जो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इससे हमें नोटिफिकेशन आपको अगले वीडियो का मिलता रहेगा। साथ ही साथ जो है हम लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि चलिए लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग भी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।